हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल एसएससी जी का में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, मेरा ये कोशिश है कि आपका जीके पार्ट बहुत बढ़िया हो और इसके लिए हमने हिस्ट्री स्पेशल को स्टार्ट किया है, जो कि आपके हड़प्पा सभ्यता से लेकर के और 1947 तक ये कंटिन्यू रहेगा। हिस्ट्री का ये पहला वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर से लेकर आया है। जैसे कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री किसी भी जीएस एग्जाम्स का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है और हिस्ट्री को आप तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को लेकर के। ये कुछ बहुत अच्छे फैक्ट हैं जो कि आपको जरूर जानना चाहिए। बच्चों, मेरा विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता या हम हड़प्पा सभ्यता कह ले, इससे जुड़े हुए तमाम क्वेश्चंस आपके हल हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट वन लाइनर से। कह रहे क्या कि संसार में जितने भी सभ्यताओं का विकास हुआ उसमें सबसे जो पहली सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे पहली सभ्यता मानी जाती है। इस सभ्यता का विकास इराक में, ठीक है ना, दजला फरात नदी के किनारे हुआ था। ठीक है ना, ये जो आधुनिक जो इराक है वो प्राचीन काल में मेसोपोटामिया कहलाता था। अब ऐसे समझे, ठीक है। विश्व की जो दूसरी सभ्यता विकसित हुई थी उसका नाम था मिस्र की सभ्यता, जिसका जो मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे विकसित हुआ था। दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं हैं उनका संबंध नदियों से जरूर रहा है। अगर कोई भी सभ्यता के बारे में बात करेंगे तो उसमें नदी के नाम जरूर उल्लिखित होंगे। जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वह दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुआ था। दजला फरात वहां की नदियां हैं। उसी प्रकार जो विश्व की जो दूसरी सभ्यता थी वो मिस्र की सभ्यता थी और इसका जो विकास हुआ था वो नील नदी के किनारे हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे विकसित जो सभ्यता तीसरी सभ्यता थी जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी की सभ्यता। ये तीनों सभ्यताओं में सबसे विकसित सभ्यता जो थी वो हड़प्पा की सभ्यता थी अथवा आप इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कह सकते हैं, जिसका विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ था। चलिए, मेसोपोटामिया के अभिलेख में हड़प्पा के लिए मेलुहा शब्द का भी प्रयोग हुआ है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता को आप सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया के अभिलेख में जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसका नाम है मेलुहा। तो इससे बहुत बार सवाल पूछा गया है कि किस देश के अभिलेख में हड़प्पा के लिए मेलुहा शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो वह है मेसोपोटामिया। क्योंकि ट्रेड जब होते थे, जब दो देशों के बीच जब व्यापार होते थे, दो सभ्यताओं के बीच व्यापार होते थे, तो मुहरों का आदान प्रदान होता था। तो भारत में जो मेसोपोटामिया के मुहर पाए गए हैं उस मुहर से हमें पता चलता है कि जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो हड़प्पा के लिए मेलुहा शब्द का इस्तेमाल करते थे। चलिए, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, उस समय कांसा का विकास भारत में हुआ था और कांसा का विकास करने वाले हड़प्पा के जो लोग थे वो विश्व में प्रथम थे। तो हड़प्पा की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा की सभ्यता नगरीय सभ्यता भी थी। यानी कि उस समय भारत में जो सबसे पहला नगर का प्रमाण कहां मिलता है? तो हड़प्पा काल में मिलता है। ये पॉइंट 6 क्या कर रहा है कि भारत में नगरीकरण का पहला साक्ष्य हड़प्पा काल में मिलता है। यानी कि अगर कहा जाए कि भारत में नगर शब्द अगर बना तो वो किस काल में बना? तो हड़प्पा काल में बना। यानी कि हड़प्पा काल के पहले जो भी सभ्यताएं थी वो नगरीय नहीं थी। आप ऐसे समझें। तो भारत का जो नगरीकरण का सबसे पहला जो साक्ष्य मिलता है वो हड़प्पा काल में मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। चलिए, बात को हम लोग आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता और क्या मानी जाती है? तो प्रोटो हिस्टोरिकल ये पीरियड की मानी जाती है। यानी कि हड़प्पा जो सभ्यता थी वो है ना प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड यानी कि आद्य ऐतिहासिक युग की मानी जाती है। मतलब यहीं से हमारा हिस्ट्री का रिकॉर्डिंग शुरू होता है। हिस्ट्री को रिकॉर्ड यहीं से किया जाता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता की सारी विशेषताएं हैं कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी,
अच्छा, दूसरा बात है कि हड़प्पा सभ्यता को हम लोग मानते हैं कि यह आदि ऐतिहासिक युग की सभ्यता मानी जाती है। चलिए हम लोग अगले पॉइंट की ओर देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की आकृति जो थी, जितना विकास हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ था, अगर आप इसके मैप पर ध्यान दिया जाए तो आप पाएंगे कि इसका जो मैप है ना वो त्रिभुजाकार है। यानी कि इस सभ्यता का जो विकास हुआ, फैलाव हुआ, इसका विस्तारीकरण जो हुआ वो किस आकार का बना, तो त्रिभुजाकार आकृति का बना। तो ये एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। आयताकार है, वर्गाकार है, त्रिभुजाकार है, या इसका कोई आकार ही नहीं है, तो इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है। अच्छा, अब इसका कुल क्षेत्रफल लगभग आप मान के चलिए 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है ना, 12,99,600। इसको आप मोटा मोटी आप 13 लाख भी अप्रोक्स में कह सकते हैं। ठीक है, इतना फिगर याद नहीं रहता है, ठीक है ना। तो मोटा मोटी मान के चलिए कि इसका जो एरिया था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो आपका लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में था। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता जिसको आप सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, है ना, वर्तमान समय का भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में फैला था। अगर इसके फैलाव क्षेत्र को देखा जाए तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो भारत के अलावा यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी कुछ क्षेत्रों में यह फैला हुआ था। यानी कि इसमें 3 देश शामिल हैं, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब इसके थोड़ा सा सीमा रेखा को देखा जाए। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा रेखा को देखा जाए, इसके सबसे उत्तर में, सबसे नॉर्थ में है ना, मांडा जगह है जो कि चिनाब नदी के किनारे, मतलब मांडा किस नदी के किनारे, तो चिनाब नदी के किनारे। जगह, नदी, राज्य, ये समझिए कि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा जगह किस नदी के किनारे है और वह किस राज्य में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तर का जो पार्ट था वो कहां पर था, उसका जो साइट है, जो स्थल है, वो क्या है, मांडा है, जो कि चिनाब नदी के किनारे है, और ये वर्तमान में जम्मू आपको राज्य में आपको दिखाई देगा। चलिए अब सबसे साउथ, अगर विस्तारीकरण के बारे में बात करें तो सबसे साउथ में कहां तक विस्तार किया था सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसका एक स्थल मिला है ना, दैमाबाद, जो कि प्रवरा नदी के किनारे है, और ये राष्ट्र महाराष्ट्र, यानी कि दैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है। इसका सबसे वेस्टर्न देखा जाए, सबसे पश्चिम में कहां तक फैला था, तो जगह का नाम है आलमगीरपुर, है ना। ये मोस्ट वेस्टर्न जो पार्ट था वो आलमगीरपुर था, ठीक है ना। और आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे। और ये राज्य किस राज्य से बिलोंग करता है ना, तो यूपी से। तो जो वेस्टर्न पार्ट है वो हिंडन है, जो साउदर्न पार्ट है वो दैमाबाद है, जो नॉर्दर्न पार्ट है वो मांडा है, और जो सबसे जो ईस्टर्न पार्ट है वो सुतका गेंडोर है ना। ये सबसे ईस्टर्न पार्ट में जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ, तो सबसे ईस्टर्न पार्ट में उसका स्थल कहां तक है, तो सुतका गेंडोर तक है। ये सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे है, तो ये 10 नदी के किनारे है, और वर्तमान में यह पाकिस्तान में पड़ता है। तो बच्चों ये क्षेत्रफल का ये पूरा चौहद्दी रहा कि सबसे उत्तर में कौन सा स्थल है, सबसे दक्षिण में कौन सा स्थल है, सबसे पश्चिम में कौन सा स्थल है, और सबसे पूर्व में कौन सा स्थल है। चलिए अब हम लोग बात को आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का समय देखिए, ये थोड़ा सा विवादित चीज है। हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक रहा, इस पर थोड़ा सा विवाद किया जा सकता है। लेकिन जो अच्छे बुक्स है जैसे एनसीईआरटी क्या मानता है, हालांकि जगह जगह पर भी एनसीईआरटी के भी कई संस्करण निकले हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक जो इंफॉर्मेशन है वो यही कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास का काल रहा है ये 1300 बीसी से 1750 बीसी तक रहा है, जो कि कार्बन 14 जो डेंटिंग सिस्टम है उसके अनुसार ये सबसे आधुनिकतम ये तकनीक है, जो कि कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो समय है वो 2300 बीसी से 1750 बीसी तक रहा है। हालांकि कुछ बुक्स में आपको ये मिल जाएगा 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी। लेकिन ये जो बात, जो यहाँ पर जो बात रखा गया है वो स्टैंडर्ड बुक के अनुसार ये बात को रखा गया है। हालांकि आपको कुछ अन्य स्रोतों में आपको 2500 बीसी से भी आपको डेट मिल जाएंगे। तो ये इस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रहना है। इसका जो स्टैंडर्ड जो टाइम है वो है 2300 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक, इसका स्पैनिंग टाइम रहा है हड़प्पा सभ्यता का। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज पहली बार किसने किया था, ये सवाल बहुत बार आया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज पहली बार 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने किया था। चार्ल्स मैसन जो थे वो सबसे पहले खोजने वाले शख्सियत थे। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता से, इस सभ्यता से कनिंघम
ठीक है ना, तथा फ्लीट भी जुड़े थे। ये बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए शख्सियत है। तो 3 तो अभी आपको दिखाई दे रहा है, एक चार्ल्स मैसन जो कि खोजे किए थे, इसके बाद कनिंघम का भी उसमें भूमिका था, और फ्लीट भी इस सभ्यता की खोज से जुड़े हुए थे। चलिए देखिए, हड़प्पा कालीन नगर, इसकी संख्या ज्यादा नहीं पाई गई है। हड़प्पा काल में जो मेच्योर जो साइट थे, जो मेच्योर जो जगह थे, वो मात्र 6 थे। कहीं कहीं आपको 7 भी मिलेगा, लेकिन जो एनसीईआरटी कहता है, अगर आप रामशरण शर्मा का अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप उसमें पाएंगे कि हड़प्पा काल में 6 जगहों को नगर की संज्ञा दिया गया है। ठीक है ना, 6 जगहों को नगर की संज्ञा दिया गया है। 3 जो है जगह वो पाकिस्तान में आते हैं और 3 जगह भारत में आते हैं। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चान्होदड़ो, ये 3 पाकिस्तान में आने वाले शहर हैं या नगर आप इनको कह सकते हैं, और 3 जो है ना वो भारत के अंदर आते हैं, लोथल, कालीबंगा और बनावली। ये 3 जो है ना वो भारत के अंदर आते हैं। तो कुल नगरों की संख्या जो हड़प्पा काल में था, किसी किताब में आप 7 देखेंगे, किसी किताब में आप 8 भी देख सकते हैं। तो किताब की अपनी बातें हैं, लेकिन अगर हम एक प्रमाणिक किताब के बारे में बात करें तो वो सिर्फ संख्या 6 तक रहता है। चलिए हम लोग बात को आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल अगर किस राज्य में मिला है तो वो राज्य गुजरात है। गुजरात से सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा काल के जुड़े हुए स्थल की प्राप्ति हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन है? अगर एरिया के हिसाब से बात किया जाए तो सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मुर्दों का टीला, है ना। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। ठीक है ना, कि मुर्दों का टीला किसका शाब्दिक अर्थ है? तो वह है मोहनजोदड़ो का। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? अगर भारत के अंदर बात किया जाए तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी का जो आकार है वो धौलावीरा से बड़ा है। हमें यह समझ लेना है कि पहले धौलावीरा माना जाता था, लेकिन राखीगढ़ी का जो क्षेत्रफल है वो धौलावीरा से बड़ा है। राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। अगर वैसे अगर कहा जाए कि सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन है तो वो है मोहनजोदड़ो। चलिए, हड़प्पा कालीन स्थलों में खोजा गया सबसे लेट, सबसे नवीनतम स्थल कौन सा है? तो वह धौलावीरा, है ना। धौला यहां कर लीजिए, वह धौलावीरा। धौलावीरा जो है ना वो सबसे लेटेस्ट खोज किया गया स्थल है। चलिए बात को हम लोग आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत कौन है? तो सबसे बड़ा इमारत है अन्ना घर। ठीक है ना, उसको ग्रेट ग्रेनरी भी कहा जाता है। ठीक है ना, यह केवल मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत नहीं है। अगर कहा जाए कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत तो है वो अन्ना घर, लेकिन अन्ना घर ये पूरी सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। जो अनाज रखने के लिए, है ना, इसको ग्रेनरी, इसको इंग्लिश में आप ग्रेनरी समझिए। जो अनाज रखने के लिए जो अन्ना घर बनाए गए थे, ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत थी। चलिए हमारा अगला पॉइंट क्या है? मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन था? सबसे प्रमुख, सबसे बड़ा तो हो गया अन्ना घर, और सबसे प्रमुख जो क्या कहते हैं सार्वजनिक स्थल, पब्लिक प्लेस, वो था विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ। ऐसा माना जाता है कि धर्म संबंधी अनुष्ठान करने के उद्देश्य से जो स्नान किया जाता था तो उसी में इसका प्रयोग होता था, है ना, ग्रेट बाथ का। ग्रेट बाथ का प्रयोग किस लिए होता था? तो धर्म संबंधी जो अनुष्ठान होते थे या अनुष्ठान संबंधी जो स्नान होता था तो उससे संबंधित स्नान इसी, है ना, विशाल स्नानागार में किया जाता था। चलिए, हड़प्पा कालीन सबसे चौड़ी सड़क जो कि 33 फीट के होते थे, सबसे चौड़ी सड़क का माप कितना था? तो 33 फीट उसकी चौड़ाई थी, मोहनजोदड़ो से मिली है। तो ये सारी प्राप्ति हुई है हड़प्पा कालीन स्थलों से। सबसे चौड़ा सड़क, हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे चौड़ा सड़क कहां से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है, और इसकी मैक्सिमम चौड़ाई कितनी है? तो 33 फीट है। चलिए बात को आगे देखा जाए। कह रहे क्या कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? अगर हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता कहा जाए तो वो नगर योजना थी, टाउन प्लानिंग। ठीक है ना, टाउन प्लानिंग इसका सबसे बड़ी विशेषता थी। आमतौर पर जो हड़प्पा कालीन जो शहर होते थे वो 2 भागों में बटे होते थे। आप ऐसा समझिए, जो पश्चिम का जो भाग होता था उसमें राजे महाराजे शासक वर्ग के लोग रहते थे, और वो दुर्गीकृत होता था, ऊंचा उठा होता था। शहर 2 भागों में, है ना, 2 भागों में बटा होता था। हड़प्पा कालीन जो शहर थे वो 2 भागों में बटे होते थे। एक भाग था पश्चिम जो कि ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था, या वो ऊंचा होता था, दुर्गीकृत होता था।
उसमें रहने वाले राजा महाराजा शासक वर्ग के लोग रहते थे, कुलीन वर्ग के लोग रहते थे। और एक भाग निचला, जब एक भाग ऊपर होगा तो एक भाग ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा, वो होता था पूर्वी भाग, जो कि आम लोगों के लिए बनाया जाता था। आमतौर पर जितने भी हड़प्पा कालीन नगर हैं या स्थल हैं, उनमें दो तरह का मतलब शहर का विभाजन होता था, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। लेकिन धौलावीरा से त्रिस्तरीय नगर का प्रमाण मिला है, यानी कि बाकी जितने भी नगर थे वो द्विस्तरीय थे, पश्चिमी भाग पूर्वी भाग। लेकिन धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर हमको 3 टियर का शहर मिलता है, एक है पूर्वी भाग, एक है पश्चिमी भाग और एक है मध्य भाग। ठीक है, चलिए हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था, जो हड़प्पा नगर की जो जल निकासी व्यवस्था थी वो सबसे बेस्ट थी। अगर कहा जाए कि सबसे चौड़ी सड़क तो मोहनजोदड़ो, और सबसे बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम कहां का था तो वो था हड़प्पा का। ठीक है, चलिए मोरियों के अवशेष, जो मोरी जो होता है, ठीक है ना, अवशेष कहां कहां से प्राप्त हुए हैं तो मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से और बनावली से, ये 3 जगहों से है ना मोरियों के अवशेष मिले हैं। चलिए आगे बात को लेके चला जाए। पॉइंट नंबर 24 क्या कहता है, हड़प्पा कालीन सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर या समकोण पर काटती थी। ठीक है ना, वो चेस बोर्ड की तरह सड़क होते थे, जैसे चेस बोर्ड होता है, जो सड़कें होती थी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। टाउन प्लानिंग इसका जबरदस्त था, है ना। हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे जो बड़ी विशेषता थी उसकी टाउन प्लानिंग थी। चलिए हड़प्पा कालीन सड़कों का निर्माण, सड़क किस चीज से बने होते थे तो कच्ची ईंट से या मिट्टी से बने होते थे। ठीक है, जबकि भवन का निर्माण किससे होता था तो पक्की ईंट से। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो सड़क होते थे वो कच्ची ईंट, और अपना जब घर बनाने की बात आ गई तो लोग पक्की ईंटों से बनाते थे। चलिए हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृति क्या है, अगर सबसे बेस्ट कलाकृति कहा जाए तो वहां की जो मुहर थी वो सबसे बेस्ट, वो मतलब कि वो कलाकृति में आती थी। चलिए मुहर पर उकेरी गई आकृति, मुहर जब प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के तो मुहर पर कुछ जानवरों की आकृतियां मिली हैं। उस जानवरों में मुहर पर कौन कौन सी जानवर की आकृति है तो एक सिंग वाला जानवर जिसको आप यूनिकॉर्न कहते हैं, एक सिंग वाला जानवर, मुहर पर किसकी जानवर की आकृति की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। तो मुहर पर कौन कौन से जानवर की आकृति थी तो एक सिंग वाला जानवर था, उस पर बाघ था, बकरी था, भैंस और हाथी थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मुहर पर अंकित जानवर। लेकिन जो मोहनजोदड़ो से हमें जो शिव की मुहर मिली है जिसमें एक व्यक्ति है योगा स्टाइल में, एकदम योगी के स्टाइल में, जिसको शिवा माना गया, प्रोटो शिवा का वो इमेज माना गया है। ठीक है ना, वो जो योगी के जो है वो जो योगी के स्टाइल में बैठा हुआ एक व्यक्ति है, और मोहनजोदड़ो से वो मुहर मिले हैं जिसमें के व्यक्ति को दिखाया गया कि वो योगी के स्टाइल में बैठा है और उसके चारों तरफ जानवर हैं। तो जानवर में कौन कौन से जानवर हैं, बाघ, हाथी, गेंडा, भैंस और हिरण। लेकिन आश्चर्यजनक की बात है कि उसमें बैल नहीं है, जबकि ये माना जाता है कि जहां भी पशुपति या शिव की प्रतिमा होगी, है ना, वहां पर बैल होना अनिवार्य है। इसलिए कई विद्वान इस व्यक्ति को जो कि योगी के स्टाइल में बैठा है उसको वो शिव नहीं मानते हैं, क्योंकि शिव का मतलब है कि बैल का होना अनिवार्य है। लेकिन उस मुहर में कौन कौन से जानवर दिखाई देते हैं तो बाघ दिखाई देंगे। योगिक व्यक्ति के पास कौन कौन से जानवर हैं, बाघ हैं, हाथी हैं, गेंडा हैं, भैंस है, हिरण है, लेकिन उसमें बैल नहीं है। चलिए आगे देखा जाए, हड़प्पाकालीन मुहरों में क्या क्या नहीं था, क्या था वो तो आपको पता चल गया। क्या कौन से जानवर नहीं थे तो शेर नहीं थे, घोड़ा और गाय ये नदारत थे, ये एब्सेंट थे। चलिए आगे देखा जाए, पॉइंट नंबर 30 में कह रहा है क्या, हड़प्पाकालीन स्थलों में क्या क्या आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो खिड़की का साक्ष्य नहीं मिला है। मतलब हड़प्पा काल में जो घरे होते थे उसमें खिड़की नहीं होते थे, फावड़ा या फाल, है ना, जो कृषि के काम में आता वो नहीं था, दाल का साक्ष्य नहीं मिला है, रागी या मड़ुआ का साक्ष्य नहीं मिला है। तो ये सारी चीज हड़प्पा काल में नहीं थे। चलिए हड़प्पा कालीन सबसे महत्वपूर्ण फसल क्या था तो गेहूं और जौ। अगर सबसे प्रमुख फसल के बारे में बात किया जाए तो गेहूं और जौ था। चावल के साक्ष्य एक या दो जगहों पर प्राप्त हुए हैं, इससे ज्यादा चावल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। चलिए चावल का सबसे प्राचीन साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है, लोथल से सबसे प्राचीन साक्ष्य चावल का हमें प्राप्त होता है। रंगपुर से चावल की भूसी प्राप्त हुए हैं। तो ये जो दो जगह हैं लोथल और रंगपुर, जिसका संबंध कहीं ना कहीं चावल से मिलता है।
लेकिन अगर बड़े स्तर पर देखा जाए तो बड़े स्तर पर चावल एक पॉपुलर खाद्यान्न नहीं था। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। विश्व में सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय जो था वो सिंधु सभ्यता के लोगों को था। यानी कि सिंधु सभ्यता दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वाली सभ्यता थी। सबसे महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन जो पशु था वो बैल था। सबसे महत्वपूर्ण जो पशु था वो बैल था, और सबसे महत्वपूर्ण जो वृक्ष था वो पीपल था। तो ये दो जो चीज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में इससे संबंधित आपको बार बार प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखा जाए। पहली बार हड़प्पा काल में तांबा एवं टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया गया था, इसलिए इस एज को ना ब्रोंज एज भी कहा जाता है, कांस्य युग है ना। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो तांबा और टीन को मिलाकर के कांसा का जो निर्माण पहली बार हड़प्पा काल में ही किया गया था। चलिए, हड़प्पा काल में सर्वाधिक विदेशी व्यापार किससे होते थे? मेसोपोटामिया से होते थे। अभी बात हुआ है कि मेसोपोटामिया में जो मुहर मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुहर मिला है मेसोपोटामिया में, उसमें आपको जो शब्द मिलेगा वो मेसोपोटामिया के मुहरों पर जो हड़प्पा संस्कृति के, हड़प्पा के लिए जो शब्द मिलेगा वो मिल हुआ होगा। चलिए, लोथल से फारस, फारस जो कि वर्तमान में ईरान है ना, वर्तमान में इसको ईरान कहते हैं, लोथल से फारस की मुहरें मिली है, यानी कि सब विदेशी व्यापार के नमूने थे। ठीक है ना। चलिए, हड़प्पा काल में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। ये समझ में रखना है कि हड़प्पा काल में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। मुहरों का आदान प्रदान होता था, ठीक है ना, सांकेतिक तौर पर है ना। उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली होते थे, जैसे आज भी आपको जगह जगह पर देखने को मिलेगा। खेत लोग लेकर के गाय दे देता है, गाय देकर के खेत ले लेता है। गाँव में ऐसा चीज है, आप जाइएगा तो फल आप दीजिएगा तो आपको अनाज दे देगा। तो इस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली हड़प्पा काल में मौजूद थी। चलिए, उत्खनन से प्राप्त हुए नर कंकाल, जो एक्सकवेशन से जो नर कंकाल प्राप्त हुए हैं हड़प्पा कालीन जगहों से, तो उससे क्या पता चलता है कि हड़प्पा कालीन समाज में 4 प्रजाति के लोग रहते थे। जो नर कंकाल मिले हैं, ठीक है ना, तो इससे क्या पता चलता है कि हड़प्पा कालीन समाज में 4 प्रजाति के लोग रहते थे। एक थे प्रोटो एस्ट्रोलॉयड, एक थे भूमध्य सागरीय, एक है अल्पाइन और एक है मंगलवायड। तो ये 4 प्रजाति के लोग उस समय मौजूद थे। चलिए, हड़प्पा कालीन समाज में 4 वर्ग के लोग रहते थे। ये तो प्रजाति हो गई, ये जो चीज है ये प्रजाति की चीज है। और जो 4 समाज जो था ना वो 4 वर्ग में बटा हुआ था। कौन कौन लोग रहते थे? पुरोहित रहते थे, योद्धा होते थे, व्यापारी होते थे और श्रमिक होते थे। ठीक है, तो ये समाज जो था हड़प्पा कालीन समाज वो 4 भागों में बटा हुआ था। एक था पुरोहित का, एक योद्धा का, एक व्यापारी का और एक श्रमिक का। चलिए, भारत में मूर्ति पूजा का पहला प्रमाण हड़प्पा काल में देखने को मिलता है। ठीक है ना, बहुत से ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे कि यह बात स्पष्ट होता है कि उस समय मूर्ति पूजा और प्रकृति पूजा दोनों प्रचलन में थे। ठीक है, हड़प्पा कालीन लोगों के मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन क्या था? तो पासा का खेल था, है ना। जो पासा के खेल था उस समय वो सर्वाधिक वो मतलब इंपॉर्टेंट वो साधन था इंटरटेनमेंट का। चलिए, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से पासा का साक्ष्य मिला है। ठीक है ना, ये 2 स्थलों से पासा के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। आते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल किस नदी के किनारे है। ये नदी आप समझ लीजिए, और उसके उत्खननकर्ता कौन थे? ये बहुत बार सवाल पूछा गया है। उसके उत्खननकर्ता कौन थे? यानी कि अब हम लोग बात करेंगे स्थल। ठीक है, वो स्थल कौन सा है भाई, उसके साथ नदी कौन है और उसके उत्खननकर्ता कौन है, और वहां से क्या क्या चीज प्राप्तियां हुई हैं, प्राप्त क्या क्या चीज, क्या क्या हमें मिले हैं, उत्खनन से क्या क्या चीज प्राप्त हुए हैं। चलिए, तो सबसे पहले स्थल लेते हैं हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। आप ऐसे समझिए, ये पाकिस्तान में, आज के समय में ये पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी के किनारे है। अच्छा, इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी। ठीक है, चलिए, अब यहां से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, उत्खनन के पश्चात यहाँ पर क्या क्या मिले हैं, ये एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सेक्शन है इस वीडियो का एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, पत्थर की बनी है ना नर्तिका, इसको है ना, इसको डांसर कहिए, नर्तकी कह लीजिए। चलिए,
पत्थर की बनी हुई नर्तकी प्राप्त हुआ है ना, हड़प्पा से। मतलब इस हड़प्पा जगह से क्या क्या चीज की प्राप्ति हुई है, तो पत्थर की बनी नर्तकी प्राप्त हुई, जिसको आप डांसर कहते हैं। पुजारी के प्रस्तर की मूर्ति, मतलब पत्थर की मूर्ति मिला है पुजारी का, ठीक है। प्रस्तर की महिला मिला है, जिसको मातृ देवी कहा गया है, ठीक है ना। वो दिखाया गया है कि उसके पेट से एक पेड़ निकल रहा है, जो कि फर्टिलिटी का है ना, उर्वरता का वो संकेत है, ठीक है। तो प्रस्तर की महिला जिसको मातृ देवी माना गया है, ये भी कहां प्राप्त होता है, तो हड़प्पा से। चलिए, कब्रिस्तान एक R37 नाम का कब्रिस्तान कहां से मिला हुआ है, तो हड़प्पा से। पीतल का बना इक्का, इक्का का मतलब टमटम, आज की भाषा में कहे तो टमटम, ये पीतल का टमटम कहां से मिला है, तो हड़प्पा से। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, जो फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और लिंग जो होता है, ये कहां प्राप्त हुए, तो हड़प्पा से। तो हड़प्पा के उत्खनन के पश्चात ये सभी प्राप्तियां जो है वो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अन्ना घर भी मिले हैं, जिनकी संख्या कितना है, 6 अन्ना घर। उत्खनन के पश्चात हड़प्पा से 6 अन्ना घर की मतलब की प्राप्ति हुई है, यानी कि अन्ना घर की संख्या कितना है, 6, और ये एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते, मोहनजोदड़ो। हमारा नेक्स्ट स्थल मोहनजोदड़ो है। ये किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। और इसके जो उत्खनन करता थे वो है राखल दास बनर्जी, शॉर्ट में RD बनर्जी। चलिए, यहां पर क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो स्नानागार, अन्नागार और सभागार, तीनों गार यहीं पर हैं मोहनजोदड़ो में, ठीक है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, देखिए पत्थर की नर्तकी की मूर्ति कहां मिला है, हड़प्पा में। और ब्रोंज का डांसिंग गर्ल मिला है मोहनजोदड़ो में। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, आपको डाल देगा। पत्थर की बनी हुई डांसर हड़प्पा, और ब्रोंज की बनी हुई डांसर मोहनजोदड़ो में। पुजारी का सिर कहां मिला है, मोहनजोदड़ो में। मानव कंकाल, मिट्टी का तराजू, तांबे का कुबड़ युक्त बैल और सूती कपड़े, ये सभी साक्ष्य कहां प्राप्त हुए हैं, इनके सभी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो में। चलिए, हम लोग आगे बात को लेकर चलते हैं। अब हम आते हैं चान्हुदड़ो। चान्हुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, और ये भी जो है वो पाकिस्तान में है, ये भी जो है जगह पाकिस्तान में है। इसके जो उत्खननकर्ता कौन थे, उत्खनन करने वाले कौन थे, तो गोपाल मजमूदार थे। चलिए, अब हम देखेंगे कि चान्हुदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो चान्हुदड़ो से प्राप्त होने वाले चीजों में अलंकृत ईंट, मतलब कि एकदम ईंट एकदम सजाया हुआ, डेकोरेट किया हुआ ईंट मिला है। कुत्ते बिल्ली का पदचिन्ह, यानी कि कुत्ता किसको पीछा करेगा, बिल्ली का, यानी कि डॉग चेसिंग कैट का ना फुटप्रिंट मिला है, कहां पर, चान्हुदड़ो में। चलिए, एक साथ 7 देवी की आकृति प्राप्त हुई है, जिसको हम लोग शीतला माता के नाम से भी जानते हैं। तो शीतला माता का साक्ष्य कहां पर मिला है, चान्हुदड़ो में। स्याही की दवात, चान्हुदड़ो। लिपस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लिपस्टिक की प्राप्ति कहां पर हुआ है, चान्हुदड़ो में। 4 पहियों वाला गाड़ी, चान्हुदड़ो में। और अलंकृत हाथी का जो साक्ष्य मिला है, ये भी मिला है चान्हुदड़ो में। तो याद रखने का आसान तरीका क्या है, अलंकृत ईंट, अलंकृत हाथी, ये दोनों कहां पर प्राप्त हुए हैं, चान्हुदड़ो में। चलिए, अगला हमारा स्थल है कालीबंगा। ये किस नदी के किनारे, तो घग्गर, राजस्थान, है ना। ये राज नदी, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए, इनका उत्खनन करने वाले कौन थे, तो लाल एंड घोष। क्या क्या वहां पर फाइंडिंग्स हुए हैं, क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो प्राप्त हुए चीजों में जूता हुआ खेत, ये कालीबंगा में बहुत बार आया है ये प्रश्न कि हड़प्पा काल में जूते हुए खेत का प्रमाण कहां पर मिलता है, तो वो है कालीबंगा। तांबे का बैल और चूड़िया, ये भी मिला है कालीबंगा से। अलंकृत ईंट, अभी देखिए अलंकृत ईंट एक और जगह मिला था, चान्हुदड़ो, और अलंकृत ईंट आपको मिला है कालीबंगा में भी मिला है। चलो, पशु बलि का प्रमाण हमें कहां प्राप्त होता है, तो कालीबंगा से। पशु बलि उस समय दिया जाता था। निचला शहर दुर्गीकृत, अभी क्या बताया गया था कि कुछ देर पहले बताया गया था कि जो ऊंचा पर जो स्थित शहर है वो दुर्गीकृत होता था, वो फोर्टिफाइड होता था। लेकिन कालीबंगा में हमें निचला शहर भी दुर्गीकृत मिला हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, कि जो निचला जो शहर था वो दुर्गीकृत था। 7 अग्निवेदिकाएं मिली हैं, और एक साथ 2 क्रॉप जो अभी भी लगाया जाता है। आप देखिएगा कि विंटर सीजन में गेहूं के साथ चना, गेहूं के साथ सरसों वगैरह लगाया जाता है, तो उस समय भी डबल क्रॉपिंग का प्रावधान था। तो चना के साथ सरसों की खेती होती थी कालीबंगा में, आप ऐसा समझिए। आगे बढ़ते बनावली। ये बनावली किस नदी के किनारे, तो सरस्वती, जो कि एक लुप्त नदी है, ठीक है ना, सरस्वती नदी एक लुप्त नदी है। ये बनावली किस स्टेट में है, तो हरियाणा में है। इसका उत्खनन करने वाले कौन थे, तो RS विष्ट,
आर्य विष्ट जो थे वो बनावली के उत्खनन करता थे। चलिए यहाँ पर क्या क्या हमें प्राप्त हुए हैं, तो हल, जौ, मिट्टी की चूड़िया, अग्निकुंड या हवन कुंड आप इसको कह लीजिए, ठीक है, और मातृ देवी की मूर्ति, ये बनावली से प्राप्त होते हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपको स्थल याद रखना है, किस नदी के किनारे है, किस राज्य में स्थित है, उसके उत्खनन करता कौन है, और कौन सा चीज हमें कहां पर प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे देखा जाए, लोथल, ये भोगवा नदी के किनारे है जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है, और इसके उत्खनन करता थे, खुदाई करने वाले थे रंगनाथ राव। चलिए अब यहां से क्या क्या चीज की प्राप्तियां हुई हैं, तो युगल समाधि, यानी कि मेल और फीमेल को एक साथ ये दफनाया गया है, और ये चीज हमें कहां प्राप्त होता है, तो लोथल से प्राप्त होता है। दिशा मापक यंत्र, उस समय समझिए कि साइंस कितना आगे था कि उस समय के भी लोग दिशा मापक यंत्र का प्रयोग करते थे, तो छोटा सा एक दिशा मापक यंत्र की प्राप्ति हुई है लोथल से। चलिए हड़प्पा लिपि के साथ पत्थर की मुहर मिला है लोथल से। स्वास्तिक चिन्ह, जो इस तरह का जो चिन्ह होता है स्वास्तिक चिन्ह, वो भी मिला है, ठीक है ना, वो लोथल से मिला है। शतरंज का साक्ष्य कहां पर मिला है, लोथल से। देखिए हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा एक लोकप्रिय जानवर नहीं था। हड़प्पा जो सभ्यता थी वो अश्व केंद्रित सभ्यता नहीं थी, लेकिन घोड़े का प्रमाण कहां पर मिलता है, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है ना। सॉरी, घोड़े का प्रमाण कहां पर मिलता है, तो ये मिलता है लोथल में मिलता है। हर जगह आपको घोड़े का प्रमाण नहीं मिलेगा, लेकिन लोथल से हमें घोड़े का प्रमाण मिलता है कि घोड़ा भी यहां पर प्रयोग किया जाता था, ठीक है, घोड़े का भी यूज होता था। तो ये चीज हमें कहां पर प्राप्त होता है, कहां से जानकारी हमें मिलता है, तो लोथल में इसकी प्राप्ति हुई है। चलिए चावल या धान की भूसी कह लीजिए, वो लोथल से प्राप्त हुए हैं। चित्रित मृद भांड है ना, जो वैसा बर्तन मिट्टी का जिस पर की चित्रकारी किया गया था, यह हमें लोथल से प्राप्त होता है। बाजरा का साक्ष्य हमें लोथल से मिलता है। पतन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉकयार्ड पतन नहीं समझिए तो बंदरगाह आप समझ लीजिए। बंदरगाह का हमें जो, ठीक है ना, बंदरगाह हमें कहां पर प्राप्त होता है, साक्ष्य बंदरगाह का या डॉकयार्ड का, तो वो लोथल है। ये एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल में बंदरगाह या डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है, तो इसका आंसर होना चाहिए लोथल। चलिए मछली पकड़ने का कांटा और तांबा का कुत्ता, ये भी प्राप्त हुए हैं लोथल से। आते हैं बात को आगे देखते हैं। सुत का गेंडोर, ये 10 के नदी के किनारे हैं, और ऑस्टिन जो थे इसके उत्खनन करता थे। चलिए फाइंडिंग्स क्या क्या हुआ है, तो दुर्ग, यहाँ पर दुर्ग मिला है, ठीक है। चलिए तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से मिला है। मृदभांड पर पक्षियों का चित्र है ना, जो मिट्टी के बर्तन पर पक्षियों का चित्र भी हमें सुत का गेंडोर से प्राप्त होते हैं। सुत का गेंडोर एक तटीय है ना व्यापारिक केंद्र माना जाता था, है ना, इट वाज ए कोस्टल ट्रेड सेंटर माना जाता था सुत का गेंडोर। आते हैं इसके बाद धौलावीरा। धौलावीरा वर्तमान में गुजरात में है, और इसके जो उत्खनन करता थे वो आर्य विष्ट थे, ठीक है। चलिए फाइंडिंग से क्या क्या मिला है, धौलावीरा से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो रॉक कट आर्किटेक्चर, यानी कि पत्थर को काट करके कोई आकृति बनाया हुआ चीज हमें कहां से प्राप्त होता है, तो धौलावीरा से प्राप्त होता है। पक्की ईंट की बनी हुई हल की प्रतिकृति भी कहां से मिला है, तो हमें धौलावीरा से मिला है। तो धौलावीरा से दो चीज की प्राप्ति हुई है, एक है रॉक कट आर्किटेक्चर, जिसको शैलकृत स्थापत्य कह लीजिए, मिट्टी का पत्थर का बना हुआ कोई आकृति कह लीजिए, तो इसको कहते हैं रॉक कट आर्किटेक्चर, ये प्राप्त हुए धौलावीरा से। और पक्की ईंट की बनी हुई हल की एक जो कॉपी मिला है वो भी मिला है धौलावीरा से। बात को आगे देखते हैं। सुरकोतड़ा, हमारा अगला जो स्थल है वो सुरकोतड़ा है, जो कि वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। आपको बताया भी गया है कि गुजरात से सर्वाधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की प्राप्ति हुई है, ठीक है। जगपति जोशी इसके उत्खनन करता थे। चलिए क्या क्या प्राप्त हुए यहाँ पर, तो घोड़े की हड्डी, मानव कंकाल, एक विशेष प्रकार का कब्रगाह, ये सभी कहां से प्राप्त हुए, तो सुरकोतड़ा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को हम लोग देख लेते हैं। कालीबंगा, ठीक है, 3 जगह है, लोथल और बनावली से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड हड़प्पाकालीन स्थल में कहां कहां मिले हैं, तो कालीबंगा से अग्निकुंड, लोथल से अग्निकुंड और बनावली से अग्निकुंड की प्राप्ति हुई है। चलिए तांबे का रथ, आप ऐसा समझिए, तांबा का बना हुआ रथ
और तांबे का हाथी एवं गेंडा ये दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से, तांबे का रथ, तांबे का हाथी और गेंडा दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। दैमाबाद आप याद कीजिए कि वो महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के समीप बसा हुआ एक सबसे आपका, अगर साउथ में कहा जाए कि सबसे साउथ में कौन सा स्थल है तो दैमाबाद है। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल से वस्तुओं को नापने का स्केल भी प्राप्त हुआ है। वस्तु को नापने के लिए स्केल हमें कहां से मिला है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से और लोथल से। चलिए, धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम मिला है। यानी कि अगर हड़प्पा सभ्यता में यदि कोई खेल का मैदान की अगर कहीं से प्राप्ति हुई है तो एकमात्र स्थल है वो है धौलावीरा। चलिए आगे बात को देखा जाए। हड़प्पा लिपि चित्रात्मक लिपि थी। मालूम पड़ता था कि कोई चित्र बना हुआ है, ठीक है ना, जिसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। ठीक है, और हड़प्पा लिपि कहां से कहां कैसे लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में ये हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स है। बच्चों, मेरा आशा है कि आपका हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी बन जाएंगे। आज की बात इतना ही। जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम लोग अब हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक युग की चर्चा करेंगे। यानी कि हमारा अगला जो वीडियो सेशन होगा वो वैदिक युग से संबंधित होगा। बच्चों, आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।